This conference will now be recorded. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये हमारे पहले हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अभी हमने नहीं करना, ये डिफरेंस बिटवीन टू मीन वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 निकालें अपनी अपनी असाइनमेंट का। और आपने जो क्वेश्चन नंबर 5 निकालोगे उसके अंदर एक डाटा भी गिवन होगा। मतलब ये जो जिस टेबल 5 का जिक्र हो रहा है, आप जो क्वेश्चन निकालोगे उसके अंदर ये टेबल गिवन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम पढ़ना शुरू करते हैं। जल्दी से थोड़ा एक्टिव हो जाओ, क्योंकि आज हमने कोशिश करनी है कि सारे क्वेश्चन कम से कम रीड कर लें, और जो जो उसमें परेशानी है वो मैं आपको बता दूं। हाँ जी, सारे लोग असाइनमेंट सामने है सबके? नई असाइनमेंट सामने रखनी है जिसके अंदर ये टेबल गिवन है। अ स्कूल वाज स्ट्रगलिंग विद इट्स अकाउंट रिसीवेबल। कहता है एक स्कूल को अपने रिसीवेबल्स के लिए काफी परेशानी है। टिपिकली इट used to send a fee challan to parents through students requesting payments of fee within 25 days. By looking at the past data, the mean and standard deviation of the amount of time taken to pay bill were 19 days and 6 days. कहता है पिछला एक्सपीरियंस से हमें पता चला कि वो 19 दिन लगाते हैं फीस पेमेंट करने के लिए। मतलब जिस दिन आप फी वाउचर भेजते हो उसके 19 दिन के अंदर वो पैसे देते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 6 दिन। The chief financial officer believed that automation of the fee payment process would reduce the amount of time that parents take to deposit the fee. कहते हैं कि अब पहले तो वो बच्चों के हाथ वाउचर भिजवा देते थे, स्टूडेंट्स के हाथ। अब वो कहते हैं कि एक हम नया तरीका लेकर आते हैं, उस तरीके से जो फी डिपॉजिट है का चालान होगा वो उनको ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा, और उससे टाइम कम लगेगा, वो जल्दी पैसे पे कर देंगे। She calculated that the improved cash flow from a 2 days decrease in the average payment period by the parents from 19 days to 17 days would offset the cost of automation by the स्कूल। जरी सी बात है, ऑटोमेशन के लिए जो नया सॉफ्टवेयर वो लाएंगे उसके लिए उसकी कॉस्ट लगेगी। कहता है कि वो जो कैश फ्लो 2 दिन इंप्रूव हो गया, 2 दिन जल्दी कैश मिल जाता है। एनी फर्दर डिक्रीज इन द पेमेंट पीरियड वुड जनरेट अ प्रॉफिट। अ सॉफ्टवेयर कंपनी हैज ऑफर्ड द स्कूल फ्री ट्रायल फॉर अ मंथ that to test her belief the CFO randomly select 280 student। ये आपको क्वेश्चन के अंदर जो 280 स्टूडेंट का डाटा है वो गिवन होगा। All of whom were billed on the 1st of the October 2001 and allowed parents to download their invoices directly into their own accounting system and pay the online। कहते उन्होंने कहा है कि जनाब आप चलान डाउनलोड करें और ऑनलाइन फीस पे कर दें। The number of days until payment were received were recorded and the data is shown in table 5। टेबल 5 वैसे बुक में गिवन है एंड पे, और हमने साथ ही क्वेश्चन के नीचे अटैच कर दिया। The number of days until payment were received were recorded and the data is shown in the table 5 using 10% significance level। Can the CFO conclude the plan will be profitable or not? हाँ जी जनाब, उसने कहा कि जनाब पहले कितने दिन लगते थे। पहली बात तो ये है कि आपने इस क्वेश्चन में एक बात पहचाननी है
कि ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में है किस चीज का क्वेश्चन। ठीक है, अब जरा ध्यान से बातें कुछ सुननी है। उसने क्या क्लेम किया है? सीएफओ ने क्लेम किया कि जो आपका टाइम है पेमेंट वाला वो 90 डेज टू रिड्यूस हो जाएगा 17 डेज। यही सवाल है, और तब ही वो प्रॉफिटेबल होगा। अगर दोबारा इस सवाल को पढ़े, ऊपर लिख, पहले क्या था? पहले था ये डाटा 25 दिन ओवरऑल टाइम दिन लगते थे और 6 दिन स्टैंडर्ड डेविएशन था। याद रखें, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो तो आपने फाइंड नहीं करना, और ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। वो जो पहले डाटा गिवन था, एग्जिस्टिंग डाटा था, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। फिर आपने 280 स्टूडेंट्स का डाटा सिलेक्ट किया। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको ऑलरेडी स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, वो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और वही हम अपने फार्मूले में इस्तेमाल करते हैं। अगर ना गिवन हो तो फिर ये 280 का डाटा जो गिवन है इसका हम फाइंड करेंगे। ठीक है जनाब, तो यहां से आप क्लेम देखें, जो वो क्लेम कर रहा है या जो ये कह रहा है कि कितने दिन नए लगने चाहिए, वो कहता है कि जनाब यहां से पढ़ना शुरू करें। शी कैलकुलेटेड दैट improve cash flow from 2 days operation, sorry 2 days decrease in the average payment period। कहता है 2 दिन कम हो जाएंगे जो एवरेज पेमेंट पीरियड है, फ्रॉम 19 डेज टू 17 डेज, would offset the cost of automation by the this। Any further decrease in the payment period, यानी पेमेंट पीरियड कम हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा जनरेट होगा। मतलब अगर ओवरऑल हम बात करें कि प्रॉफिटेबल कब होगा, एच नॉट को तो आप लिख लेना म्यू इज इक्वल टू 17 के एवरेज टाइम 17 दिन लगते हैं। H1 में क्या होगा, मैं यहां पर लिखने लगा हूं स्टेटमेंट, आपने उसमें से एक स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है। म्यू इज नॉट इक्वल टू 17, म्यू ग्रेटर देन 17, म्यू लेस देन 17। इसमें प्रॉफिटेबल काम कब होगा, यानी उसका काम था ना म्यू इज नॉट इक्वल टू 17 रखें, म्यू ग्रेटर देन रखें, या म्यू लेस देन 17 रखें। म्यू लेस देन 17। उसने भी कहा है कि टाइम ना डिक्रीज होगा, 2 दिन, पहले 19 दिन थे अब 17 हो गए। तो ये हमारी स्टेटमेंट बनाना ही मेन काम होता है। और याद रखें कि जब आपको एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन का जिक्र हो तो आप लोग इसके लिए या तो जी टेस्ट लगा सकते हो या टी टेस्ट लगा सकते हो। और इसमें 280, वैसे तो इसके अंदर एक और हिंट भी है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पहले से गिवन है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपने जी टेस्ट लगाना है। और एनबीएस का ग्रेटर देन और इक्वल टू 280, 30 से बड़ा है। तो दूसरा हमारे पास जो केस बनता है अल्फा इज इक्वल टू 10% है। तीसरे केस में हमने लिखना है जनाब z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। टीच टेस्ट के लिए फैजान कह रहा है कि सर हिंट बता दे। फैजान भाई, मुझे पता चल रहा है चीजों का कि आप क्यों सवाल पूछ रहे हो, क्योंकि आपने पिछले सवाल प्रैक्टिस नहीं की है। टी टेस्ट के लिए तो n लेस देन 30 होता है और सिग्मा अननोन होता है, n लेस देन 30 होता है टी टेस्ट के लिए।
कुछ केसेस हैं आगे टी टेस्ट चेंज भी होता है। हाँ जी मेरे भाई, आपके पास क्वेश्चन के अंदर म्यू गिवन है जो 17 है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है जो 6 है, एन गिवन है 280 और एक्स बार आपने 280 का फाइंड करना है। जो 19 गिवन है ये एक्स बार नहीं है, एक्स वो पहले 19 डेज लगते थे। अब आपने जो n इज इक्वल टू 280 सिलेक्ट किया है, आप अपने कैलकुलेटर में पुट करेंगे 280, उनका सम करके डिवाइड करेंगे। अब वैसे तो पेपर में ये पॉसिबल नहीं है कि इतना बड़ा डाटा देकर वो हमसे पूछे, तो वो इसका मीन भी हमें कैलकुलेट करके दे देगा और वो उसका जो टेबल 5 से या जो आपको डाटा गिवन है उसका अगर आप मीन फाइंड करते हैं तो वो फाइंड होता है जनाब 16.5। मीन कितना फाइंड होता है? 16.5। तो क्योंकि बात, तो हम z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्वेश्चन हल हो गया हमारा। z की वैल्यू बताएं कितनी आ रही है? मेन सवाल वही होता है, याद रखें इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने चीजें किस तरह से देखनी है, बस उसको कर। मेन फार्मूले नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। कितनी वैल्यू आएगी? -1.39। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये बात ना समझ लगे ना, बिल्कुल ही ये चीज समझ लग गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर बिल्कुल ही समझ न लगे तो यहाँ पर म्यू इज नॉट इक्वल टू 17 लिख कर करोगे, आपका डिसीजन वही आएगा, आपके डिसीजन में कोई चेंज नहीं आना। ठीक होगी बात? अब आ जाओ जरा क्रिटिकल रीजन पे। फिलहाल तो वन टेल है, तो z लेस देन z अल्फा, और z का टेबल बनाने का तरीका मैंने आपको सिखाया है। ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, याद रखें, पहले आपको आसान लगेगा फिर भूल जाएगा या माइनस आएगा। हाँ जी, लेस देन है तो किस साइड पर फॉल करेगा? लेस देन है तो किस साइड पर फॉल करेगा? लेफ्ट साइड पे। 10% है 0.1 और ये आ जाएगा 0.4। टेबल में 0.4 को देखेंगे इनवर्स टेबल में तो आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी। जल्दी से देखें जरा टेबल में, 0.4 को टेबल में देखें कितना आ रहा है? 1.28। चेक कीजिएगा जरा, यही वैल्यू है। तो लेफ्ट साइड पर आया तो -1.28 हो जाएगा। हाँ जी जनाब, तो जनाब आपका ये सारा रीजन एक्सेप्टेंस रीजन है टुवर्ड्स द रीजन, और ये है रिजेक्शन। हमारी वैल्यू है -1.39, हमारी वैल्यू है -1.39, इस साइड पर आ रही है। रिजेक्ट एच नॉट, एक्सेप्ट H1। बताओ जनाब CFO का डिसीजन प्रॉफिटेबल है या नहीं? तो हम लिखते हैं कि द डिसीजन ऑफ द CFO इज प्रॉफिटेबल।
द डिसीजन, क्योंकि एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, ऑफ CFO इज प्रॉफिटेबल। हाँ जी जनाब, ओके क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई सवाल पूछना है तो बताएं, यहां तक कोई सवाल है तो बताएं, वरना आगे चलते हैं। 16.5 देखो, इसका जो 16.5 आया है ना, आपके पास नई असाइनमेंट मैंने भेजी होगी, अगर नहीं भेजी तो मैं दोबारा चेक करता हूं। उसके अंदर ये जो उसने कहा है ना 280 सैंपल साइज सेलेक्ट किया है, उन 280 का मीन फाइंड किया हुआ है। पेपर में तो इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा, 280 का सैंपल साइज नहीं आएगा, क्योंकि वो तो बंदा पुट करते करते थक जाएगा। तो फिर वो आपको ये डाटा दे देगा, ये एवरेज को दे देगा, क्वेश्चन के अंदर देगा। अभी यहां से हमने 280 जो वैल्यूज हैं वो सैंपल मीन फाइंड किया है। अगले सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। अब ना इस क्वेश्चन के अंदर सारा डाटा गिवन है, वैसे आपका टेबल 6 भी गिवन होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर टेबल 6 से वैल्यू उसने फाइंड करके दी हुई है। कहता था ब्रांच मैनेजर ऑफ द बैंक इज contemplating about linking the locker system with the current account monthly average balance of the individual customer, such that the customer is waived off the locker charges if he or she maintain an average account balance of a certain amount. Average account balance, एवरेज का जिक्र है तो एवरेज के लिए दो टाइप के टेस्ट लगते हैं, या जी या टी। गॉट इट? आफ्टर अ thorough financial analysis, the manager determined that the new system will be cost effectively only if the mean monthly current balance of the individual is more than $270, more than $270। ये चीज हमें बता रही है कि H0 है या H1 है जी। पहले तो यहां से बताएं, ये जो 270 मोर देन 270 का जिक्र है, ये H1 की इंफॉर्मेशन है या H0 की है? गुड, ये H1 है, क्योंकि मोर देन 270 लिखा हुआ। तो यहां पर हम अपना क्वेश्चन अगर स्टार्ट करें, अब मैं सिर्फ ना आपको डाटा बनाकर देता जाता हूं, क्वेश्चन आपने करना है H0 और H1। H1 हमारे पास है म्यू मोर देन 270 और H0 फिर हो गया म्यू इज इक्वल टू 270। क्योंकि H1 अगर बताया हो तो ठीक है, वरना इक्वल में लिख दिया करो। मेन टारगेटेड H0 होता है, H1 होता है, सॉरी। बस खत्म हो गया सवाल। आगे लिखा हुआ रैंडम सैंपल इज 400 कस्टमर सिलेक्टेड शोन इन टेबल 6। आपका ये जो 6 टेबल है ये मैंने आपको बता दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें सारी इंफॉर्मेशन लिखकर भी बताई हुई है, सारी इंफॉर्मेशन उसने हमें दी हुई है। वो कहता है कि फॉर विच द सैंपल मीन इज 285.5 और आगे वो कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज 85.5 और 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। सेम क्वेश्चन है, पहला स्टेप हमारा है, दूसरा स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस।
तीसरे स्टेप में हम फार्मूला लगा देते हैं, जी का लगेगा या टी का? फार्मूला जी लगना है, क्योंकि पॉपुलेशन एवरेज के लिए दो ही तो चीजें देखी जाती हैं, जी या टी। जी टेस्ट लगेगा क्योंकि 400 सैंपल साइज है वैसे भी। एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एन अंडर रूट। एक्स बार हमारे पास उसने दिया हुआ है 285.5। एक्स बार कितना है? 285.5 माइनस 270 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 85 ओवर अंडर रूट 400। जल्दी से कोई जी की वैल्यू बता दे। 3.64। लो मेरे भाई, चौथा स्टेप हमारा होता है क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन बनेगा जी ग्रेटर देन जी अल्फा, जी ग्रेटर देन जी अल्फा। पॉजिटिव है, ये 0.1, ये 0.4। अब ये टेबल तो आपको हर हाल में बनाना आना चाहिए। ये है जनाब रिजेक्शन रीजन, ये है जनाब एक्सेप्टेंस रीजन। बताओ एच नॉट रिजेक्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो? एच नॉट रिजेक्ट कर रहे हैं, एच वन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बताओ जो सीएफओ ने या वो जो बैंक के बंदे ने कहा है कि इतना बैलेंस होना चाहिए तभी ये काम प्रॉफिटेबल है, तो क्लेम इज ट्रू। डन होगी बात। अगले सवाल पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ना मेन एक तो क्वेश्चन की पहचान है और दूसरा फार्मूलेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आगे हो जनाब क्वेश्चन नंबर 7 पे पढ़ना स्टार्ट करें। The manager of the credit lending department of a bank is interested in the nature of loan of second time borrowers to help tailor their marketing strategy. He believes that 50% of the second time borrowers take out smaller loan than other borrowers. कहता है he believes that 50% of the second time borrowers take out smaller loan than other borrower। कहता है जो दूसरी दफा लोन लेता है वो पहले से कम लोन लेता है। The conduct a hypothesis test to determine if the percentage is same or different from 50%। मेरे भाई इस चीज के अंदर आपका H1 और H0 लिखा हुआ है। वो कहता है he conduct a hypothesis test to determine the percentage is the same or different। बताओ इस स्टेटमेंट में तो उसने दोनों बता दिए, सेम मतलब इक्वल, डिफरेंट मतलब इज नॉट इक्वल। तो दूसरी बात आपने मुझे बतानी है, ये साहब मैं एक बात पहले भी कहता हूं और अब भी कह रहा हूं कि ये सवाल सिर्फ उस बंदे के होंगे जो शुरू से साथ साथ क्वेश्चन करता आया है। बताओ परसेंटेज के अंदर ये क्या मीन का तो है नहीं, ये डेट सवाल। ये किसका सवाल है? पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का। ये किसका सवाल है? परसेंटेज जब गिवन हो, अगर 2 से ज्यादा परसेंटेज गिवन हो तो काई स्क्वायर में चला जाएगा। अगर 2 से ज्यादा परसेंटेजेस या प्रोबेबिलिटीज गिवन हो तो काई स्क्वायर में चला जाएगा। अगर 1 गिवन हो तो जी टेस्ट लगता है, 2 गिवन हो तो जी टेस्ट लगता है। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में या जी टेस्ट लगता है
और अगर 2 से ज्यादा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हो तो फिर काई स्क्वायर टेस्ट लगता है। तो इसमें उसने खुद कह दिया कि एच नॉट आपके पास P इज इक्वल टू 50% है और H1 P इज नॉट इक्वल टू 50%, कहता है सेम या डिफरेंट। तो ये सेम हो गया, ये डिफरेंट हो गया। डन, आगे चलते हैं। He analyzes a sample of 100 second time borrowers and find that 53 of these loans are the same। कहता है 100 बंदा उसने सेलेक्ट किया जिसमें से 53 लोगों ने वो जो लोन लिया वो सेम लोन लिया देन दी अदर बारोवर। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो इसका मतलब है ये पी हेड की इंफॉर्मेशन वो दे रहा है 53/100। तो किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? पी हेड की। बाकी तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब अल्फा 5% उसने बताया हुआ। जिसको ये चीजें समझ नहीं आ रही ना तो वो दोबारा जाकर एक दफा लेक्चर देख लेगा। ये सारे लेक्चर मैंने सेंड किए हुए हैं। यही फार्मूला है ना, P माइनस पी हेड, सॉरी P हेड माइनस P होता है, पहले सैंपल का होता है P हेड माइनस P ओवर अंडर रूट PQ ओवर N। या अगर मैंने फार्मूला पहले चेंज करवाया तो ये सैंपल का होता है, याद रखें जहां X बार होता है वो सैंपल का डाटा होता है और ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का होता है डिवाइडेड बाय P इंटू 1 माइनस P ओवर N, जो कि Q का फार्मूला आपने स्टैट में पढ़ा हुआ। वैल्यू पुट कर दें 0.53 माइनस 0.50 डिवाइडेड बाय 0.50 इंटू 0.50 ओवर 100। जी वैल्यू बता दें। मुझे लगता है पहले फार्मूला हमने P माइनस P हेड लिखा है, ये गलत है। अगर पहले ये लिखा है तो ये गलत है क्योंकि पहले सैंपल का डाटा लिखते हैं, पहले सैंपल लिखते होते हैं। हमेशा याद रखें पहले सैंपल की वैल्यू लिखते होते हैं। अगर हमने पहले ये फार्मूला लिखा है तो सही नहीं है, ये बात गलती होगी हमसे फिर, ठीक है। तो पहले ये फार्मूला पहले P हेड जैसे x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये फार्मूला आप वहां पर भी करेक्ट कर लीजिएगा। ये ना स्टैट में आपको पता होगा कि आपके दौर में ये एक दफा आई कैप ने ये फार्मूला इस तरह से लिखना शुरू कर दिया था, बाद में वो दूसरी कर दी थी, तो इसलिए वो हाथ पे चढ़ा हुआ। हाँ जी वैल्यू बताया जरा कितनी आ रही है? 0.6। लो जनाब चौथे नंबर पे क्रिटिकल रीजन, आपने हेडिंग देनी है प्रॉपर क्रिटिकल रीजन की। Z लेस देन माइनस Z अल्फा बाय 2 एंड Z ग्रेटर देन Z अल्फा बाय। Z में याद रखें V का कॉन्सेप्ट नहीं है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ जी जनाब 5% है, 2 पे डिवाइड कर देंगे 0.025 इधर 0.025 इधर, क्योंकि अल्फा रिजेक्शन रीजन होता है, रिजेक्शन वाली साइड पर आएगा। तो यहाँ पर फिर क्या वैल्यू आ जाएगी बताइएगा जरा, 0.5 में से ये माइनस करके बताएं कितनी वैल्यू आ रही है? 0.475, 0.475। ये तो मशहूर जमाना वैल्यू है, -1.96 प्लस 1.96। जी हमारी वैल्यू 0.6 है, किस रीजन में जा रही है? एक्सेप्टेंस रीजन में, तो एक्सेप्ट H0, रिजेक्ट H1।
तो बताओ जो दोबारा वो लोन लेंगे वो बराबर वैल्यू का लेंगे या डिफरेंट वैल्यू का लेंगे? मतलब उन्होंने भी क्लेम भी यही किया था कि एक्सेप्ट है कि या बराबर होता है या डिफरेंट है, तो क्लेम इज ट्रू, क्लेम इज ट्रू। उसने भी तो यही कहा था। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे, दोनों गिवन थे। हाँ, अगर एस नॉट रिजेक्ट कर देते तो फिर उसका क्लेम भी फॉल्स हो जाता। हाँ जी जनाब, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आए। इस क्वेश्चन में मैं कुछ चीजें ऐड करवा देता हूं। वो कहता है कि द CFO इज ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ अ लार्ज बैंक वांट्स टू एक्यूरेटली forecast द अमाउंट ऑफ करंट अकाउंट डिपॉजिट in order to predict the future profitability. This will give him insight on the target to set his sales and distribution team. Okay. इसके बाद next, he wants to set up a regression model. Regression model बात ही खत्म होगी। Regression model पे हमेशा याद रखें टी टेस्ट लगता होता है। Regression model पे हमेशा जो एक ही है उस वो देखना चाहता है कि उनके दरमियान में लीनियर रिलेशन है या नहीं। और इस सवाल के अंदर उसने डाटा नहीं दिया हुआ, टेबल 7 का बताया हुआ है, लेकिन जो मैंने आपको डाटा बताया जो असाइनमेंट दिया ना दोबारा, उसके अंदर टेबल 7 गिवन भी है, काफी बड़ा है, उसमें 24 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो अब हमने सिंपल करना क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि वो किन दो चीजों के दरमियान में रिलेशन की बात कर रहा है। और आप इसकी रिक्वायरमेंट लिख लें काइंडली, मैं आपको रिक्वायरमेंट लिखवा देता हूं। इसकी वही रिक्वायरमेंट है, इस सवाल जो नई असाइनमेंट होगी उसके अंदर तो लिखी होगी, जो जिसके पास पुरानी असाइनमेंट है उसके अंदर शायद ना लिखी हो। फिट बेस्ट फिट लाइन या लीस्ट स्क्वायर लाइन, एंड कमेंट्स ऑन रिजल्ट। ये अगर आपके पास ये नहीं लिखा हुआ, इसकी रिक्वायरमेंट तो लिख लें। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और तीसरे नंबर पर लिखें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, टेस्ट whether linear relation exists or not. करवाने की जरूरत है या ये क्वेश्चन हो जाएगा? ये कल हमने इस तरह के सवाल सारे पढ़े हैं, तो आप मुझे बताएं कि ये ओके है, हो जाएगा क्वेश्चन। आपको टेबल गिवन है आपकी असाइनमेंट के अंदर, एक्स की वैल्यूज गिवन है, वाई की वैल्यूज गिवन है, सिर्फ कैलकुलेटर में पुट करेंगे। पहला स्टेप में ये तो स्टेप चेंज ही नहीं होता ना, ये तो स्टेप चेंज है। यहाँ पे लिखेंगे b इज इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। फिर दूसरा स्टेप अल्फा इज इक्वल टू 5%। ये मैं टेस्टिंग के लिख रहा हूँ, वो रिग्रेशन लाइन आपने खुद फाइंड कर लेनी है।
तीसरे नंबर पर t इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट n माइनस 2 1 माइनस r स्क्वायर। चौथे नंबर पे ये तो स्टेप इसके चेंज ही नहीं होते ना, ये तो हमने हमेशा सारे ऐसे लिखने हैं, t लेस देन माइनस t अल्फा बाय 2v एंड t ग्रेटर देन t अल्फा बाय 2v। फिर वही आपने कहना है कि लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। रिग्रेशन लाइन के अंदर हमारे सिलेबस में सिर्फ यही बात फाइंड करनी होती है कि डज लीनियर रिलेशन इज एग्जिस्ट और नॉट। ओके होगी बात? हाँ जी, ये n-2 ही है फार्मूले में, फार्मूला आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, n-2 ही है, यानी जो t का फार्मूला है वो है r मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट n-2 ओवर 1 माइनस r स्क्वायर। हाँ जी, तो उम्मीद है ये सवाल हो जाएगा, जिसका नहीं होगा वो सवाल कल का लेक्चर पहले देखेगा फिर सवाल करेगा। जिस शख्स का ये सवाल ना हो पहले वो रिग्रेशन एनालिसिस का टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस देखेगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 ये करने जरूर है सवाल, अपने हाथ से, अपने हाथ से क्वेश्चन करना जरूरी है। हाँ जी, अ लार्ज ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग कंपनी। पिछले सवाल का मैं आपको बता देता हूँ, उसकी कैलकुलेशंस आपको उसको देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। पिछले में जो रिग्रेशन लाइन है y इज इक्वल टू वो है 3.38 प्लस 1.027x। ये पिछले क्वेश्चन का आंसर है, और उसका r स्क्वायर जो है वो 0.8 आएगा r स्क्वायर, और जो r की वैल्यू है फिर जाहिर सी बात है ये r स्क्वायर है, r की वैल्यू आएगी जनाब 0.894, और जिसमें t की वैल्यू 9.38, और बाकी आप लोगों ने इसका डिसीजन सॉल्व लाजमी करना है, सॉल्व किए बगैर ये क्वेश्चन आपने नहीं करना। तो इसका जो डिसीजन होगा वो रिजेक्ट एच नॉट होगा और एक्सेप्ट H1 होगा, मतलब लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करता है। ये इस पिछले सवाल का सारा यानी आंसर्स हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, पढ़ लेते हैं सवाल। A large oil and gas drilling company has rigs operating at a number of remote areas in different parts of the country. Since electricity is not available at all those sites, the rigs are heavily depend on product electricity through generator. A common problem faced by the company currently was the generator had become quite old and were becoming unreliable and should be replaced. The country head of the company is concerned about the number and cost of generator breakdown. The cost of replacing them is quite high, and the country manager is not certain that the cost can covered by the revenue of the company. To help make a decision about the replacement, he retrieved data about last month, cost of repair and age। दो चीजों का रिलेशन, कॉस्ट ऑफ रिपेयर और उसकी एज ऑफ द प्लांट इलेक्ट्रिक जनरेटर इज टेबल से। पेपर में आपको ये टेबल नहीं बताया होगा, पेपर में वो वैल्यूज गिवन होंगी। कॉस्ट ऑफ रिपेयर है और आपको गिवन होंगे, मतलब एक्स आप लिख लें कॉस्ट ऑफ रिपेयर, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, और उसकी एज। डन होगी बात, बाकी सवाल वही है ये।
ये वही रिग्रेशन लाइन का ही सवाल है। आपने, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर तो ये सारा डाटा गिवन है, मैं आपको उसकी वैल्यू बता देता हूँ। जब रिग्रेशन लाइन फिट करोगे इसमें भी वही चीजें सारी फाइंड करनी है। बिल्कुल शाह जी, एज को एक्स रखेंगे शाह जी। उसकी वजह, क्योंकि एज जितना पुराना जनरेटर होगा उतनी ज्यादा कॉस्ट लगेगी, और कॉस्ट वैसे भी हमेशा डिपेंडेंट होती है मोस्टली। जितना जनरेटर के ऊपर कॉस्ट, जितनी ज्यादा एज होगी जनरेटर की, कॉस्ट ऑफ रिपेयर उतनी ज्यादा आएगी। तो एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कॉस्ट डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपने, आपके पास तो डाटा गिवन है, बात ही खत्म होगी। मैं बस आंसर लिख देता हूं ताकि आप लोगों को वेरीफाई करने में आसानी हो। 4143 प्लस 10330x। इसमें फिर अब इसका बड़ा इंटरप्रिटेशन क्या होगी पता है? 1 मंथ एज ज्यादा होने से 10,330 कॉस्ट बढ़ जाती है। एक महीना, जिस जनरेटर की एक महीना दूसरे जनरेटर से एज ज्यादा होगी, क्योंकि पॉजिटिव का साइन है ना, तो सेम रिलेशन होना है। या 1 मंथ एज कम होने से जो कॉस्ट है वो 10,330 कम हो जाएगी। शाहजी ने कहा है सर इसका सोल्यूशन भेजें। शाहजी ये मैं सोल्यूशन ही लिखवा रहा हूं, ये आपने लिखना है, साथ साथ लिख लें। हाँ जी जनाब, गॉट इट। फिर इसका आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर 0.707, और इसका जो आर है, जैसी बात है, इसका अंडर रूट ही होगा 0.840। ओके होगी बात। तो इसका भी जो एज नॉट है वो रिजेक्ट है और एज 1 एक्सेप्ट है। मतलब हम उनके दरमियान में, कॉस्ट और एज के दरमियान लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करता है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो कल वाला क्वेश्चन है इसलिए ये आपको आसान लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10। The human resource manager at a university want to measure the impact of teacher training program and does not know where to start. The teacher training program tests are scored on a 100-point scale. A common metrics used by the universities all over the world to gauge a teacher's performance is the best student feedback she received. She picks the data of the only those teachers who have scored above 70 in the program to determine whether the teacher training program is a valid predictor of job performance. The manager draw a sample of 50 teachers. उसने 50 teachers का डाटा लिया. She records their test score and students evaluation feedback in the table 7. Determine the regression line and interpret the coefficient. ये जी टेस्ट कहां से आ गया? ये तो रिग्रेशन लाइन का सिंपल सवाल है, ये तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का सवाल ही नहीं है। ये तो सिंपल उसने कहा रिग्रेशन लाइन फाइंड करें, रिग्रेशन लाइन फाइंड करें और उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करें, बस। इसके अलावा इस सवाल के अंदर उसने कुछ भी नहीं कहा। हाँ, अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो कर लें, वैसे सवाल के अंदर उसने हमसे सिर्फ रिग्रेशन लाइन पूछी। हाँ, उसके बाद उसने
अगर आप चाहते हो तो 5% के ऊपर उसको टेस्ट लगा दो कि उनके दरमियान लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। ये टेबल 7 बट आपको क्वेश्चन के अंदर ये सवाल गिवन है, ये आप कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आए। अब देखें ना, क्वेश्चन जब मिक्स आते हैं तो पॉसिबिलिटी है गलती की। जब क्वेश्चन मिक्स आते हैं तो आपने अंडरस्टैंडिंग या आपको जो चीजें पिक करनी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएं। हाँ जी जनाब, अक्सर ये जब ये पेपर में सवाल आता है तो जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये है कि हम क्वेश्चन कभी कभी तो किसी और चीज का गिवन होता है और हम उसको किसी और साइड पे लेकर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ के देखें और मुझे बताएं ये क्वेश्चन एक्चुअल में है किस चीज का। सिर्फ सवाल पढ़ें और सवाल पढ़ के बताएं ये क्वेश्चन है क्या, पूछा क्या गया है, गिवन क्या है। जल्दी करें जरा, 2 मिनट का टाइम है और मैक्सिमम अब हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है। 15 मिनट के अंदर ये सवाल हमने पूरे करने हैं, जल्दी से बताएं। तला भाई आप उनको आंसर करें कि आप चाहो तो ना लेक्चर लिया करो। अगर आपको लगता है कि आप इजीली सारी चीजें कल कर लेते हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर आप दो चीजें सारी ओके हैं, ये तो हमारा एक अपना तरीका कार है कि ताकि अगर कोई भी इशू हो तो हम इजीली रिजॉल्व कर सकें मिलजुल के। हाँ जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 11 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें x की वैल्यू हमसे पूछी गई है। याद रखो जो हमने इनवर्स z का टेबल देखना सीखा था। जरा क्वेश्चन पढ़ें। इन विंटर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर हीटर। A home appliance retailer in Islamabad tracks the inventory using a computer system so that he know exactly how many heaters are in the stock at any point in time. कि कितने number of heaters आपको किसी भी वक्त होने चाहिए। Previously the policy of the retailer was to order a new batch of 200 heaters as soon as the inventory level fell to the reorder point, which is 130। कहता है जैसे ही 130 से हीटर कम होते हैं ना, हम नया ऑर्डर दे देते हैं 200 हीटर्स का। यानी उसने एक बफर स्टॉक, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग सबने पढ़ी हुई है, बफर स्टॉक रखा हुआ है 130 के, इसके नीचे हमने नहीं जाने देना, सेफ्टी स्टॉक जिसे हम कहते हैं। डिस्पाइट दिस पॉलिसी there have been incidents of the frequently shortage in the inventory which have resulted in the lost sales for the shop. The retailer wants to revise the reorder point so that the incidents of the shortage are reduced such that only 5% of the order received after inventory fell to zero. कहता है कि वो चाहता है कि वो अपना रीऑर्डर पॉइंट रिवाइज करे और सिर्फ 5% ऑर्डर रिसीव हो हमें जब इन्वेंट्री का लेवल 0 हो जाए। उससे ज्यादा ऑर्डर रिसीव ना हो, ज्यादा से ज्यादा 5% ऑर्डर हो जो बाद में हमें मिले
और हमारी इन्वेंट्री आ जाए, मतलब इन्वेंट्री का यानी शॉर्टेज होने के जो चांसेस हैं वो 0 है। वो कहते हैं फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड द रिटेलर हैज डिटरमिन दैट द डिमांड ड्यूरिंग द लीड टाइम इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन 175। और लीड टाइम का पता है ना, मैं थोड़ा सा वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग मुझे आती तो नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है, कहता है जैसे ही आपके पास हीटर की तादाद 130 होती है, आप नए हीटर का ऑर्डर दे देते हो 200 हीटर, और जाहिर सी बात है जब ऑर्डर देते हैं और ऑर्डर पहुंचने तक, ऑर्डर देने और ऑर्डर रिसीव होने तक जो टाइम लगता है हम उसे लीड टाइम कहते हैं। जिस दिन ऑर्डर दिया और जिस दिन हमें हीटर्स मिल जाने हैं, वो कहते हैं इस दौरान ये 130 हीटर खत्म हो जाते हैं जो पड़े होते हैं, और बहुत सारे ऑर्डर हमें जाया हो जाते हैं। ओके होगी बात। अब वो कहते हैं कि वो चाहता है कि इस रीऑर्डर पॉइंट को रिवाइज कर दे, कि थोड़ा जल्दी ऑर्डर करना शुरू कर दे, और वो चाहता है कि वो ऐसा रीऑर्डर पॉइंट रखे कि सिर्फ 5% ऑर्डर रिसीव हूं वो लीड टाइम के दौरान। और जब ऑर्डर की यानी अगर हमें हमारी इन्वेंट्री खत्म हो जाती है और अभी तक नया ऑर्डर मिलता भी नहीं है, हमें नए हीटर पहुंचते भी नहीं है, तो सिर्फ 5% ऑर्डर होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तो मुझे ये बताएं कि ये जो पोजीशन आप सेट करना चाह रहे हो, ये पोजीशन फेवरेबल सेट करना चाह रहे हो या एडवर्स करना चाह रहे हो? ये जो आप 5% की बात करते हो, ये फेवरेबल पोजीशन है, ये आप एडवांसमेंट कर रहे हो, आप हायर पोजीशन कर रहे हो पहले से। तो याद रखें हमने पढ़ा था कि अगर हमारी फेलियर पोजीशन हो, नेगेटिव पोजीशन हो, तो हम लेफ्ट साइड की मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, और कोई भी फेवरेबल पोजीशन हम सेट करना चाहें तो हम राइट साइड से अपनी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो आपका 5% जनाब ये होगा 0.05, ये होगा 0.45, और ये होता है 0.5। टेबल में हम देखेंगे 0.45, टेबल में हम देखेंगे 0.45, जो कि मेरे ख्याल में आता होता है 1.645, 1.645। तो हमारे पास z की वैल्यू क्या है, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, 1.645। x हमने फाइंड करना है, मीन आपके पास कितना है, ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 175 और 40, 175 और 40। तो जल्दी से मुझे x की वैल्यू बता दें, 40 को मल्टीप्लाई कर दे और 175 को प्लस कर दे, तो हमारे पास रीऑर्डर पॉइंट आ जाएगा। हाँ जी, कोई क्वेश्चन अगर कर रहा है तो बताएं। कितना आंसर आ रहा है, दोबारा एक दफा जरा काइंडली बताइएगा। टू 40.8, 240.8 डेज या 241 डेज। हाँ जी जनाब, पहले आप लोगों को अब ऑर्डर के लिए इतने दिन पहले ऑर्डर कर लेना चाहिए। डेज नहीं, ये तकरीबन 241 हीटर्स, डेज नहीं होगा, हीटर्स होगा। देखिए पहले 130 हीटर्स थे तो वो ऑर्डर करता था, अब वो कहता है कि आपके स्टॉक के अंदर 241 हीटर्स पड़े हों तो आप अपना ऑर्डर दोबारा कर दें। अच्छा मसला क्या है, जरा सारे मैं ट्रिक बता देता हूं, देखिएगा।
अगर आप गलती से 0.05 यहाँ पर लेकर आते हैं, यहाँ पर -1.645 आ जाएगा इन केस गलती से, तो हमारा आंसर 130 से कम हो जाएगा। तो हम तो 130 से बढ़ाना चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि हमारे जो ऑर्डर आए हमारी सेल डिस्टर्ब ना हो, तो फौरन हमें पता चल जाएगा कि हमने सवाल गलत किया है, क्योंकि ये सवाल से ही हमें पता चल सकता है कि हम गलती कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। हम अपना रीऑर्डर पॉइंट रिवाइज करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे ऑर्डर कम से कम लॉस है। तो उसके लिए हमारा जो जितने नंबर ऑफ स्टॉक के अंदर हीटर पड़े होंगे वो ज्यादा हो पहले से। ओके होगी बात। लो जनाब, लास्ट क्वेश्चन आज का मैं करवाता हूं आपको, उसके बाद ये काफी सारे क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, तो आपने ये असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। और कल अगर आपको इस असाइनमेंट में कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई भी सवाल आपको ना आता हो तो कल डिस्कस हो सकता है। बट आपने जो काम करना है ये कंप्लीट करने के बाद कल मैं आपको सोर्स ऑफ फाइनेंस की असाइनमेंट करवाना शुरू करूंगा, मिलके करेंगे। हाँ, जिसको अगर कोई मसला है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि अब हम जो भी पढ़ेंगे दूसरी दफा पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे दूसरी दफा पढ़ेंगे। तो वो अगर आप लोगों ने कर लिया काम तो आपको क्लास लेने की जरूरत नहीं है। क्लास सिर्फ वो बंदा लेगा जो जिसको लगता है कि उसके कोई ना कोई समझ लग रही है, जिसको लगता है कि नहीं वही बातें दोबारा हो रही हैं, बातें तो वही दोबारा ही होनी है, लेकिन सवाल करने के लिए बस एक प्रैक्टिस की जरूरत है। तो वो आपने इस तरह को देखना है, अपना टाइम मैनेजमेंट खुद करनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में मैं हिंट दे देता हूं, देखिएगा जरा, आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है या परसेंटेज गिवन है 50%, 35% और 15%, और उसका डाटा भी गिवन है आपको 102, 16 और 82। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। मैं पढ़ देता हूँ सवाल, जल्दी नहीं करते, लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। एन ऑर्गेनिक सोप मैन्युफैक्चरर नोन एज सोप ए currently has market share 50%. The manufacturer has recently invested considerably in advertisement campaign in order to maintain and increase its market share for organic soap. Soap B is its main competitor with 35% of the market, whereas the number of other manufacturer remaining 15%. याद रखें, ये बात हमने पहले भी की हुई है कि जब भी क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी गिवन हो, सोप ए है, सोप बी है और अदर मैन्युफैक्चरर है, और अदर मैन्युफैक्चरर है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। इसके 50% मार्केट शेयर हैं, इनके 35% मार्केट शेयर हैं और अदर के 15% मार्केट शेयर। और आगे फ्रीक्वेंसी भी इसकी गिवन होगी जिसे हम ओ कहते हैं, लाजमी गिवन होगी, पॉसिबल ही है नहीं है कि ना हो। लिखा हुआ है 200 टोटल ऑर्गेनिक सोप के रैंडम सैंपल्स लिया है, जिसने रिस्पॉन्स किया है कि 102 इंडिकेट दैट सोप प्रेफरेंस ए, 82 बी और 16 अदर। मतलब 102 ए का, 82 बी का और 16 सी। ये 100% प्रोबेबिलिटी पूरी होगी हमारी, और ये 200 उसने जो सैंपल लिए हैं। काई स्क्वायर का क्वेश्चन है जनाब ये। तो हमने ये कहना है कि क्या वो जो सोप और लोगों के जो कस्टमर्स की जो विशेज हैं या जो उसकी चॉइसेस हैं वो इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है, ये हमने टेस्ट करना। मेन ये डाटा सेलेक्ट करना था। तो आगे आपने फर्दर क्या करना है, ओ गिवन है, ई फाइंड करना है। वो क्या होगा, 200 मल्टीप्लाइड बाय 50%, फिर 200 मल्टीप्लाइड बाय 35%। ये काई स्क्वायर का सवाल हमने किया है, कल भी मैंने दिया था करने के लिए। फिर ओ माइनस ई का स्क्वायर, फिर ओ माइनस ई का स्क्वायर ओवर ई, काई स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, समीशन ओ माइनस ई का स्क्वायर ओवर ई।
मैं आपको इसका सम बता देता हूं 8.62। इसका जो सम है वो 8.62 आएगा, ये आप वेरीफाई कर लीजिएगा। और जो टेबल से वैल्यू देखोगे काई स्क्वायर की, वो वैल्यू भी आप लिख लें 5.991। बाकी तो आपने वो रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है वो आपने देख लेना। ठीक है जनाब, अगले जो सवाल हैं वो आपके क्वेश्चन हैं जनाब, सेल्फ टेस्ट वाले सवाल हैं। हाँ, आपने कम अज कम ये सवाल लाजमी करने हैं 16 तक मिनिमम, ये हमारी बुक में के क्वेश्चंस हैं। कल आपको जितने भी सवाल दिए थे वो आपने करने हैं, बाकी कोई मसला होगा तो कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और कल आपको कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में इशू है तो डिस्कस करेंगे, वरना सोर्स ऑफ फाइनेंस पे चले जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।